नमस्कार, मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना यूट्यूब सहकार चैनल के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दिनांक 24 सितंबर 2025 को मुझे दी वैशाली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हाजीपुर की वार्षिक आम सभा में भाग लेने का मौका मिला था। उस आम सभा में बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के सम्मानित अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र चौबे ने भी भाग लिया था और आदरणीय चौबे जी ने अपने उद्बोधन के क्रम में सहकारी समिति की प्रबंध समिति की सदस्यता हेतु जो योग्यताएं हैं उनकी जानकारी मांगी थी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सहकारी समिति की प्रबंध समिति की सदस्यता हेतु जो योग्यताएं हैं उन पर विस्तृत चर्चा करूंगा। आपको विदित हो कि सहकारी समिति की प्रबंध समिति की सदस्यता हेतु योग्यताओं का उल्लेख बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 और बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 दोनों में है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 44 ख च 44 बी में राज्य सहकारी बैंक अथवा केंद्रीय सहकारी बैंक की प्रबंध समिति की सदस्यता हेतु योग्यताओं का उल्लेख है, जबकि बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के नियम 23 में किसी भी सहकारी समिति के प्रबंध समिति में निर्वाचित होने की अपात्रता का उल्लेख किया गया है। शुरुआत मैं अधिनियम की धारा 44 ख च से करता हूँ। अधिनियम की धारा 44 ख च की उपधारा 1 में कहा गया है कि प्रबंध समिति का कोई सदस्य जो प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी को छोड़कर किसी अन्य सहकारी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व राज्य सहकारी बैंक अथवा केंद्रीय सहकारी बैंक की प्रबंध समिति में करता है, उसे उसकी सोसाइटी के 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए व्यतिक्रमी होने की स्थिति में संबंधित बैंक के मुख्य कार्यपालक द्वारा सूचित किए जाने पर निबंधक सहयोग समितियां द्वारा उन्हें प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। धारा 44 ख च की उपधारा 2 में यह कहा गया है कि अल्पकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित सहकारी समितियां, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अल्पकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित समितियों में पैक्स, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक आते हैं। तो धारा 44 ख च की उपधारा 2 में कहा गया है कि अल्पकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित सहकारी समितियों के प्रबंध समिति का कोई सदस्य जो राज्य सहकारी बैंक अथवा केंद्रीय सहकारी बैंक की प्रबंध समिति में सहकारी समिति का प्रतिनिधित्व करता है, उसे उसकी सहकारी सोसाइटी के 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए व्यतिक्रमी होने की स्थिति में संबंधित बैंक के मुख्य कार्यपालक की सूचना पर निबंधक सहयोग समितियों द्वारा उन्हें सदस्य के रूप में बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरह धारा 44 ख च की उपधारा 3 में यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत सहकारी सोसाइटी की प्रबंध समिति में निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा यदि क वह व्यक्ति समिति का सदस्य नहीं हो, ख वह नामांकन भरने की तिथि को उसके द्वारा लिए गए किसी प्रकार के ऋण या सोसाइटी के अन्य बकाये के संबंध में अथवा किसी अन्य सोसाइटी का व्यतिक्रमी हो, अथवा ग उसे सोसाइटी में किए गए किसी निवेश अथवा उससे लिए गए किसी ऋण को छोड़कर सोसाइटी के साथ किए गए किसी अस्तित्व युक्त संविदा में या सोसाइटी द्वारा बेची या खरीदी गई किसी संपत्ति में अथवा सोसाइटी के किसी संव्यवहार में कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हित हो, अथवा घ उसके विरुद्ध किसी निबंधित सोसाइटी से संबंधित अधिभार की कोई कार्रवाई लंबित हो, अथवा अंग उसके विरुद्ध किसी निबंधित सोसाइटी के किसी संव्यवहार से संबंधित कोई दंडिक कार्रवाई लंबित हो, इसमें संज्ञान ले लिया गया हो। श्री चौबे जी ने इस धारा की चर्चा विशेष रूप से की थी जो संज्ञान से संबंधित है। अब मैं धारा 44 ख च की उपधारा 4 पर आता हूँ, जिसमें कहा गया है कि किसी निर्वाचित व्यक्ति को अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत प्रबंध समिति का सदस्य या पदधारक के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि वह 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए
सोसाइटी के बकाये के भुगतान के संबंध में वित्तीयकर्मी हो जब तक सोसाइटी को बकाया राशि सूद सहित उनके द्वारा जमा नहीं कर दिया गया। अब यह तो अधिनियम में है और इनका संबंध अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत जो DCCB है, SCB है, उसके प्रबंध समिति के सदस्य होने की योग्यता से है। अब मैं बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली के रूल 23 की चर्चा करूंगा, जिसका संदर्भ लेना जरूरी है ताकि आगे विश्लेषण में मदद मिल सके। बिहार इसमें कहा गया है कि रूल 23 के नियम 23 के उपनियम 1 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति प्रबंध समिति में निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा यदि क वो सोसाइटी का सदस्य न हो, अथवा ख वह नामांकन भरने की तिथि को उसके द्वारा लिए गए किसी प्रकार के ऋण के संबंध में उपविधियों में यथाविहित अवधि के लिए या किसी भी हालत में 3 माह से अधिक की अवधि के लिए सोसाइटी का वित्तीयकर्मी हो या किसी अन्य बकाया के संबंध में सोसाइटी का वित्तीयकर्मी हो या किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का वित्तीयकर्मी हो। रूल 23 के उपनियम 1 के ग में कहा गया है उसे सोसाइटी में किए गए किसी निवेश अथवा उससे लिए गए किसी ऋण को छोड़कर सोसाइटी के साथ किए गए किसी अस्तित्व युक्त संविदा में या सोसाइटी द्वारा बेची या खरीदी गई किसी संपत्ति में अथवा सोसाइटी के किसी संव्यवहार में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हुई हो। अथवा फिर कहा गया है घ में कहा गया है उसके विरुद्ध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी से संबंधित अधिभार की कोई कार्यवाही लंबित हो। अंग में कहा गया है उसके विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी जिसकी प्रबंध समिति में निर्वाचित होने के लिए वह उम्मीदवार हो कि संव्यवहार से संबंधित कोई जांच पड़ताल लंबित हो। अथवा च उसके विरुद्ध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के किसी संव्यवहार से संबंधित कोई दांडिक कार्रवाई लंबित हो जिसमें संज्ञान ले लिया गया हो। अब मैं नियम 23 के उपनियम 2 पढ़ाता हूँ। इसमें कहा गया है कि किसी संबद्ध सोसाइटी का कोई भी डेलीगेट ऑब्लिक प्रतिनिधि प्रबंध समिति में निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। और आजकल डेलीगेट तो अध्यक्ष ही होते हैं किसी भी सरकारी सोसाइटी के। तो मैं फिलहाल कहता हूँ कि यदि किसी संबद्ध सोसाइटी का कोई भी डेलीगेट ऑब्लिक प्रतिनिधि प्रबंध समिति में निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा यदि क संबद्ध सोसाइटी का नामांकन भरने की तिथि को उसके द्वारा लिए गए किसी प्रकार के ऋण के संबंध में उपविधियों में यथाविहित अवधि के लिए या किसी भी हालत में 3 माह से अधिक की अवधि के लिए सोसाइटी का वित्तीयकर्मी हो या किसी अन्य बकाये के संबंध में सोसाइटी वित्तीयकर्मी हो या किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का वित्तीयकर्मी हो। फिर क में कहा गया है ख में उस सोसाइटी में किए गए किसी निवेश अथवा उससे लिए गए किसी ऋण को छोड़कर सोसाइटी के साथ किए गए किसी अस्तित्व युक्त संविदा में या सोसाइटी द्वारा बेची या खरीदी गई संपत्ति में अथवा सोसाइटी के किसी संव्यवहार में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हित हो। अथवा ग में कहा गया है उसके विरुद्ध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी से संबंधित अधिभार की कोई कार्यवाही लंबित हो। फिर घ में कहा गया है उसके विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी जिसकी प्रबंध समिति में निर्वाचित होने के लिए वो उम्मीदवार हो कि किसी संव्यवहार से संबंधित कोई जांच पड़ताल लंबित हो। अब फिर मैं आगे क्या प्रावधान है उसको भी हम देख लें। अंगों में कहा गया है उसके विरुद्ध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के किसी संव्यवहार से संबंधित कोई दांडिक कार्रवाई लंबित हो जिसमें संज्ञान ले लिया गया हो। अब मैं आता हूँ रूल 24 पर। नियम 24 में कहा गया है कि प्रबंध समिति का कोई सदस्य अपने पद पर नहीं रह सकेगा यदि वह सोसाइटी का सदस्य रह जाए अथवा उसमें नियम 8 तथा नियम 23 में उल्लिखित कोई भी अयोग्यता आ जाए। नियम 23 की चर्चा मैंने उनकी आपसे कर चुका हूं और नियम 8 में सदस्य होने की अयोग्यता का उल्लेख है, यह आप भली बात ही जानते हैं। अब नियम 25 को देखिए। नियम 25 कहता है कि सदस्यों की नियोग्यताएँ। यदि किसी सदस्य में नियम 23 में विहित योग्यताओं में से कोई भी ऐसी योग्यता रहे जिस वजह से वह प्रबंध समिति का सदस्य निर्वाचित होने की योग्य न रहे तो वह किसी भी प्रयोजन के लिए सोसाइटी का प्रतिनिधि निर्वाचित होने के योग्य नहीं रहेगा। और यदि किसी सदस्य में प्रतिनिधि के पद पर निर्वाचित होने के पश्चात नियम 24 में विहित अयोग्यताओं में से कोई भी योग्यता आ जाए तो वह सोसाइटी का प्रतिनिधि नहीं रह जाएगा।
बहुत ही स्पष्ट स्थिति है। अब मैं थोड़ा इसका विश्लेषण करूँगा। मैंने जो प्रावधान है अधिनियम और नियमावली में वो आपको बता दिया। अब सवाल है कि डिफ़ॉल्टर कौन है और डिफ़ॉल्टर कौन साबित करेगा। इस संबंध में मैं कुछ न्यायिक निर्णयों की चर्चा आपसे करूँगा और यह न्यायिक निर्णय में से मैं उल्लेख करूँगा। सबसे पहले माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा मोहम्मद फैज़ान व अन्य बनाम बिहार व अन्य में दिया गया एक निर्णय है जिसे 1997 1 PLJR 1028 में प्रतिवेदित किया गया है। यह मामला बिहार शरीफ के स्टार पावरलूम हैंडलूम सहकारी सोसाइटी लिमिटेड को DCCB नालंदा द्वारा दिए गए कैश ऋण की वसूली जो संबंधित सोसाइटी के अध्यक्ष और सचिव प्रबंधक से करने हेतु DCCB द्वारा ARCS बिहार शरीफ के यहाँ एक अवार्ड का केस किया गया था। कहने का मतलब है कि DCCB नालंदा ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बुनकर कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उसको कुछ कैश क्रेडिट ऋण दिया था और समिति ने ऋण की अदायगी नहीं की, तो DCCB नालंदा ने ARCS बिहार शरीफ के यहाँ समिति के तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव सह प्रबंधक पर अवार्ड केस फाइल किया राशि की वसूली के लिए। ARCS के कोर्ट ने DCCB के पक्ष में फैसला दिया। जो अध्यक्ष थे और सचिव सह प्रबंधक थे उन्होंने ज्वाइंट रजिस्ट्रार की अपील की, उनकी अपील खारिज हो गई। रजिस्ट्रार के यहाँ भी उन्होंने अपील किया, रजिस्ट्रार के यहाँ भी ARCS का निर्णय मान्य रहा। इसी बीच DCCB नालंदा ने उस राशि की वसूली के लिए संबंधित अध्यक्ष और प्रबंधक सचिव सह प्रबंधक पर सर्टिफिकेट केस फाइल कर दिया। इसी सर्टिफिकेट केस को क्वेश करने के लिए जो अध्यक्ष थे और प्रबंधक सह सचिव या सचिव सह जो प्रबंधक थे माननीय उच्च न्यायालय में गए। अब उनका जो उसमें उनका जो तर्क था कि वादीगण ने यह तर्क दिया कि कैश क्रेडिट ऋण की वसूली के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि यह धारा 40 के अधीन सरचार्ज का मामला नहीं था। धारा 40 के अधीन यदि कोई मामला दायर होता है सरचार्ज के अंतर्गत तो उसमें व्यक्तिगत जिम्मेवारी को ठहराया जाता है, लेकिन यह मामला धारा 48 के अंतर्गत अवार्ड से संबंधित मामला था और अवार्ड से संबंधित जो भी मामला है वह व्यक्तिगत जिम्मेवारी का मामला नहीं है, बल्कि यह सामूहिक जिम्मेवारी का मामला है और यह सहकारी समिति की सामूहिक जिम्मेवारी है। तो इसमें जो फैसला दिया था कोर्ट ने उसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। कोर्ट ने कहा था कि I have therefore no hesitation in coming to the conclusion that the cash credit loans advanced by the respondent bank to the cooperative society may be recovered from the cooperative society in the manner prescribed by the Act and after giving notice to all concerned parties. The said loans cannot be recovered from the petitioners who were the then chairman and secretary cum manager of the concerned cooperative society, as they were not personally liable to discharge the liability. It must therefore follow that the certificate proceedings initiated against the petitioners are illegal, as the liability is not to the discharged by petitioners personally. और जो petitioner के खिलाफ सर्टिफिकेट प्रोसीडिंग थी उसको क्वेश कर दिया गया। मतलब कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो सोसाइटी को जो कैश क्रेडिट लोन दिया था DCCB दरभंगा ने वह अध्यक्ष और सचिव की व्यक्तिगत जिम्मेवारी नहीं थी, बल्कि यह सामूहिक जिम्मेवारी थी। देखिए धारा 48 के तहत जब अवार्ड केस हम लोग फाइल करते हैं तो इस संदर्भ में रूल 68 में स्पष्ट उल्लेख है कि अवार्ड केस के साथ साथ हमको संबंधित सहकारी समिति के प्रबंधन सदस्य के सदस्यों का नाम और डेटर सदस्यों के नाम की भी सूची संलग्न करना चाहिए। तो यह 1997 में यह फैसला आया और फिर 2014 में जब माननीय उच्च न्यायालय ने 2 फैसले दिए तो उसमें इसको फिर दोहराया गया, जिसकी मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे कर देना उचित समझता हूँ। कि जो फैसला था यह फैसला था एक CWJC 16142 2014। यह एक मामला था जिसमें निबंधक सहयोग समिति बिहार पटना ने एक लेटर इशू किया था। लेटर का नंबर था 2269 डेटेड 29/5/2013, जिसमें सभी DCO को निर्देश दिया गया था कि यदि किसी
सहकारी समिति यदि किसी प्रबंधन समिति के सदस्य या सभी अध्यक्ष या सभी सदस्यों के विरुद्ध सेक्शन 41 की प्रोसीडिंग चल रही है, तो सभी डीसीओ वैसे प्रबंधन समिति के अध्यक्ष या सदस्यों को 3 साल तक के लिए निर्वाचन लड़ने से रोकने हेतु आदेश निर्गत करें। इसी आदेश को चैलेंज किया गया था आभा देवी द्वारा CWSE 16,142 2014 के माध्यम से। अब इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया, क्या ऑब्जर्वेशन दिया, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें कहा गया, इसमें फिर 1997 में जो हाई कोर्ट का निर्णय था माननीय उच्च न्यायालय का, उसको दोहराया गया। इसमें कहा गया, हाउएवर considering the grievance raised by the learned counsel for the petitioner, this court is of the opinion that until such time that any final order is passed by the statutory authority under section 41 of the act, or an order of disqualification is passed against any chairman or members of the managing committee holding them as defaulters, the returning officer cum block development officer concerned cannot reject any nomination on a mere request of the bank or in absence of production of a new due certificate by the intending candidate in view of the law laid down by this court in the case of Muhammad Faizan and others versus the state of Bihar and others, reported in 1997 within bracket 1 PLJR 1028। कहने का मतलब है कि माननीय उच्च न्यायालय ने एक बार फिर तय कर दिया कि मात्र जब तक अंतिम रूप से सेक्शन 41 के तहत कोई कार्रवाई का निष्पादन नहीं हो जाता है, तब तक मात्र नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं होने से या किसी बैंक द्वारा रिक्वेस्ट कर देने से ही किसी को डिफ़ॉल्टर नहीं माना जाएगा और उसका उनके नामांकन पत्र को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। इस तथ्य को फिर दोहराया माननीय उच्च न्यायालय ने, और वह था CWSE नंबर 16,517/2014। इसके साथ कई और जुडिक्शन जो तो शामिल थे। माननीय उच्च न्यायालय का जब फैसला आ गया तब तो यह इसने स्पष्ट एक सीमा रेखा खींच दिया डिफ़ॉल्टर के बारे में। अब जो हमने चर्चा किया कि 44 ख की धारा 1 और धारा 2 कि डिफ़ॉल्टर होने की स्थिति में जो बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ऑब्वियसली जो MD होता है, SCB हो DCCB का हो, उसके अनुरोध पर रजिस्ट्रार द्वारा किसी व्यक्ति डिफ़ॉल्टर सदस्य को प्रबंधन समिति में बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके संबंध में 2-3 पत्रों की और चर्चा करता हूँ, तब मैं फिर आगे जाकर विश्लेषण करूँगा। इसमें एक पत्र था जिसका पत्रांक है 9039/9039 दिनांक 27/10/16 का था। यह निबंधक सहयोग समितियां के द्वारा निर्गत किया गया था। इसमें भी स्पष्ट कर दिया गया था, इसमें कहा गया था कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के द्वारा पैक्स व्यापार मंडल एवं अन्य सहकारी समितियों को विभिन्न प्रयोजनों हेतु कैश क्रेडिट लोन दिया जाता है तथा प्रासंगिक समिति की प्रबंधकारिणी के चुनाव के क्रम में वैसी समिति के प्रबंधकारिणी में रहे पदधारक के द्वारा नामांकन को संबंधित बैंक के अनुरोध पर अथवा नो ड्यू सर्टिफिकेट के अभाव में डिफ़ॉल्टर मानते हुए नामांकन को अस्वीकृत कर दिया जाता है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित करके नियमन दिया गया है कि बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 की धारा 41 के अंतर्गत कैश क्रेडिट ऋण प्राप्त करने वाले समिति की प्रबंधकारिणी के अध्यक्ष निदेशक के विरुद्ध डिफ़ॉल्टर होने संबंधी जब तक सक्षम प्राधिकार के द्वारा अंतिम आदेश पारित नहीं कर दिया जाए तब तक बैंक के अनुरोध पर अथवा नो ड्यू सर्टिफिकेट के अभाव में उनके नामांकन को निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है। तो जो 90-39-27-10-16 है, इसका हम संदर्भ ले सकते हैं। इसने स्पष्ट कर दिया कि 44 ख की उपधारा 1 या 2 के अंतर्गत बैंक का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो अपने ही से किसी को डिफ़ॉल्टर साबित करके यदि निबंधक से पत्राचार करता है तो उचित नहीं है। जब तक सक्षम प्राधिकार उसको डिफ़ॉल्टर नहीं साबित करेगा तभी वह निबंधक से पत्राचार करके उनको हटाने का रिक्वेस्ट कर सकता है। थोड़ा सा स्थिति और स्पष्ट हुआ एक अन्य पत्र के द्वारा 39/90-28/5/19, यह भी निबंधक का पत्र था। यह विस्तृत पत्र था, लेकिन इसमें कई बिंदु हैं जिनकी समीक्षा की जरूरत हो गई है।
इस पत्र में भी वही उसी बात को दोहराया गया जो दिशा निर्देश थे, और इसमें थोड़ा स्पष्ट किया गया कि दो तरह के ऋण दिए जाते हैं डीसीसीबी द्वारा, एससीबी द्वारा। कैश क्रेडिट ऋण हुआ, एक किसान क्रेडिट कार्ड जो डीसीसीबी दिया जाता है। इसमें कहा गया कि यदि किसान क्रेडिट कार्ड के चुकाने में कोई डिफ़ॉल्टर हो जाए, किसी सहकारी सोसाइटी डिफ़ॉल्टर हो जाए या उसका, तो वह सहकारी सोसाइटी को की क्या स्थिति होगी, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। वर्तमान में अल्पकालीन कृषि ऋण सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी समिति के सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में दिया जाता है। अल्पकालीन कृषि ऋण के मामले में जहां समिति के सदस्य व्यक्तिगत रूप से ऋणी होते हैं, वहां संबंधित सहकारी समितियां भी अपने सदस्यों को बैंक द्वारा दिए गए ऋण के लिए सामूहिक रूप से ऋणी होती है। अतः अल्पकालीन कृषि ऋण की व्यक्तिकर्मी होने की स्थिति में ऋणी सदस्य के साथ संबंधित सहकारी समिति भी व्यक्तिकर्मी होती है। एक चीज़ यहाँ देखना है कि या तो पैक्स के द्वारा बहुत बड़ी उसकी भूमिका नहीं है किसान क्रेडिट कार्ड के वितरण में। कहीं कहीं पैक्स के माध्यम से कैश क्रेडिट का एप्लीकेशन, कैश क्रेडिट को पास कर, क्रेडिट लिमिट को, कैश क्रेडिट नहीं, क्रेडिट लिमिट को पास करवा लिया जाता है। बाकी किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन में देने में पैक्स की भूमिका नहीं है। एक पत्र हमको याद है कि 2023 में ही संभवतः निकला था कि पैक्स के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया जाएगा, लेकिन वह कार्यान्वित नहीं हुआ है। इसलिए इस संदर्भ को देखने की ज़रूरत है। फिर दूसरा, उसमें कैश क्रेडिट की व्याख्या की गई, जिसकी मैं सुधार देना चाहता हूँ। सहकारी बैंक द्वारा सहकारी समितियों को विभिन्न प्रयोजनार्थ प्रदत्त कैश क्रेडिट ऋण की ससमय नहीं वापसी होने के कारण ऐसी सहकारी समितियां व्यक्तिकर्मी की श्रेणी में आएंगी, परंतु कैश क्रेडिट के मामलों में समिति के अतिरिक्त पदधारक को व्यक्तिगत डिफॉल्टर की श्रेणी में आने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा इस आशय का आदेश पारित रहना आवश्यक है कि जब तक सक्षम प्राधिकार आदेश पारित नहीं करे आप डिफॉल्टर नहीं हो सकते हैं। और सक्षम प्राधिकार इस पत्र में बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम के 3 सेक्शन का जिक्र किया गया है। पहला सेक्शन 40 जिसके अंतर्गत सरचार्ज केस फाइल होता है, और सरचार्ज केस व्यक्तिगत जिम्मेवारी तय करता है। सरचार्ज अवार्ड की तरह सामूहिक जिम्मेवारी नहीं है, व्यक्तिगत जिम्मेवारी है और व्यक्तिगत अयोग्यता है, इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा सेक्शन 41 है। सेक्शन 41 के तहत यदि डिफॉल्टर साबित हो गया तो वह भी अयोग्यता की श्रेणी में आएगा। और तीसरा सेक्शन 48 के तहत अवार्ड केस फाइल होता है, जिसकी मैंने बहुत विस्तृत चर्चा आपसे कर दी है। तो अयोग्यता डिफॉल्टर साबित करने के लिए जो पत्र हैं या माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय है उनका अवलोकन करना चाहिए। और जो हमारी सेक्रेटरी थी उन्होंने भी एक पत्र निकालकर इस तथ्य की पुष्टि की थी, और यह पत्र था 5879 11/11/2020 की आप इस मनमाने ढंग से किसी निर्वाचित पदधारी को नहीं हटा सकते हैं। उसके लिए एक विहित प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो एक निबंधक सहयोग समितियाँ के स्तर से एक और पत्र निकला था, और यह पत्र था उस धारा के लिए प्रासंगिक है जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जाएगा यदि उसके विरुद्ध निबंधित सोसाइटी की किसी व्यवहार से संबंधित कोई डांडिक कार्रवाई लंघित हो, जिसमें संज्ञान ले लिया गया हो। और इसमें कहा गया था कि इस तरह का यदि कोई मामला है, इस पत्र में कहा गया था निबंधक के इस पत्र में, यदि इस तरह का कोई मामला आता है तो यह सहकारी समिति के पदधारक बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के नियम 23(1)(च) एवं 23(2)(क) में उल्लेखित अयोग्यता के तहत अयोग्य हो जाएंगे और इसके बावजूद पद धारण करते हैं तो समिति के पदधारक एवं संबंधित समिति के सदस्यों के बीच विवाद का विषय होगा, और इस विवाद का निष्पादन धारा 48 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकार द्वारा होगा, न कि किसी को संज्ञान ले लिया और मनमाने ढंग से आप उसको हटा देंगे। देन यह डिस्प्यूट की परिधि में आ जाएगा, और डिस्प्यूट के अंतर्गत कोई यदि एग्रीव्ड आदमी है तो वे उसको पिटिशन फाइल करेंगे और जो रजिस्ट्रार का निर्णय होगा वही मान्य होगा। ऐसा नहीं किसी का संज्ञान ले लिया उसको आप तुरंत हटा दिए। स्थिति बहुत ही स्पष्ट है। तो जो पत्र मैंने बताया है इसमें इन पत्रों को थोड़ा देखना चाहिए, हालांकि इन पत्रों में कहीं कहीं समीक्षा की जरूरत है। पहला पत्र का मैंने निबंधक सहयोग समितियाँ बिहार पटना का उल्लेख किया 9039 दिनांक 27/10/2016। दूसरे पत्र का मैंने उल्लेख किया 4990 दिनांक 28/5/19, और तीसरे पत्र का उल्लेख किया मैंने, निबंधक का ही पत्र है, दिनांक 23-63-68 दिनांक 5/7/19। एक पत्र और का मैंने उल्लेख किया जो कोऑपरेटिव सेक्रेटरी का पत्र है,
वह 5879 दिनांक 11/11/2020। तो इन पत्रों को हमें संज्ञान में रखना चाहिए और तदरूप कार्रवाई नहीं करना चाहिए, न कि हरसट्ठे मनमाने ढंग से कोई कदम उठाना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ी सी व्याख्या मैं कर देता हूँ कि जो धारा 44 खर्च की उपधारा 3 में कहा गया है कि जो अयोग्यताएं आ जाएंगी तो उस अयोग्यता को कौन तय करेगा। धारा 44 खर्च की उपधारा 1 उपधारा 2 में तो स्पष्ट है कि निबंधक को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सूचित करेंगे, और इसमें क्या स्थिति बनती है। तो जो 44 खर्च की उपधारा 3 की पहला जो की कंडिका है कि वह व्यक्ति समिति का सदस्य नहीं हो तो क्वाइट है तो बन ही नहीं सकता है। नामांकन की तिथि को डिफ़ॉल्टर हो तो डिफ़ॉल्टर के संबंध में स्थिति मैंने स्पष्ट कर दिया, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन्फॉर्म करेगा, तदरूप निबंधक कार्रवाई करेंगे। और एक और जो है अधिभार की कार्रवाई यदि कोई लंबित हो तो कैसे कोई हटेगा। देखिए, अधिभार के संबंध में एक मैं चीज़ यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अधिभार प्रस्ताव फाइल किया जाता है। तो अधिभार प्रस्ताव शुरू फाइल होने के साथ ये मतलब नहीं कि अधिभार की कार्रवाई शुरू हो गई। अधिभार प्रस्ताव फाइल होने के बाद संबंधितों को नोटिस की जाती है, और नोटिस के बाद दोनों का पक्ष सुना जाता है, और जब लगता है कि नहीं अधिभार प्रस्ताव में दम है तो उसको अधिभारवाद के रूप में स्वीकार किया जाता है, और तब यहाँ अधिभारवाद की कार्रवाई शुरू मानी जाएगी। देखिए, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि कटिहार सेंट्रल कोर्ट बैंक का एक मामला था जिसके कुछ डायरेक्टर्स को ज्वाइंट रजिस्ट्रार पूर्णिया ने अधिभारित कर दिया था। तो वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने निबंधक को पत्र लिखा, और उसके आधार पर निबंधक ने उनको वहाँ से समिति से प्रबंध समिति की सदस्यता से डिबार कर दिया। इस चीज़ को भी हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ सक्षम प्राधिकार कौन है। और दांडिक कार्रवाई में संज्ञान के बारे में तो मैंने बहुत स्पष्ट स्थिति कर दिया कि यह सेक्शन 48 की परिधि में आता है। अब मैं थोड़ी सी स्पष्ट कर दूं कि 44 खर्च बी की उपधारा 4 में कहा गया है कि कोई निर्वाचित व्यक्ति यदि प्रबंध समिति का वह सदस्य है, अल्पकालीन सहकारी संगठन में डीसीसीबी का, एससीबी का, और वह डिफॉल्टर हो जाता है तो वह उसको कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक वह राशि को चुका नहीं देता है। यहाँ जो 44 खर्च का 1 और 2 है उसमें अंग्रेजी में कहा है कंटिन्यू बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन 44 खर्च बीई की उपधारा 4 में कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अल्पकालीन सहकारी संरचना के अंतर्गत प्रबंध समिति का सदस्य या पदधारक के रूप में कार्य करने की अनुमति, उसको कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि वो डिफॉल्टर है तो उस राशि का भुगतान कर दे। हमको लगता है कि यहाँ हटाने की चर्चा नहीं है, यहाँ डिसकंटिन्यू करने की चर्चा नहीं है, यहाँ क्या कि एक्ट मैंने कार्य करने की उसको अनुमति नहीं दी जाएगी। अब हम बढ़ते हैं, अब थोड़ा हमने जो रूल्स की व्याख्या की तो वह रूल्स तो है किसी भी सहकारी समिति के लिए लागू हो रहा है, या ठीक है, ये प्रोविजंस स्पेशली फॉर 44 खर्च का जो प्रोविजंस है वह स्पेशली फॉर डीसीसीबी एंड एससीबी की प्रबंध समिति के लिए है। हालांकि इससे भी कुछ संदर्भ रूल 23 का मिलता है, लेकिन रूल 23 का जो रूल 23 का उपनियम 1 है और उपनियम 2 है वो अन्य सहकारी समितियों के लिए है, और अन्य सहकारी समिति के प्रबंध समिति के सदस्यों में यदि इस तरह की अयोग्यता आ जाती है तो फिर यदि व्यतिक्रमी हो तो व्यतिक्रमी के संबंध में जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है या जो रजिस्ट्रार का लेटर है या सेक्रेटरी का लेटर है उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। और यदि सरचार्ज प्रोसीडिंग शुरू है तो सरचार्ज प्रोसीडिंग जब फाइनल हो जाए तो उसके लिए आगे बढ़ना होगा, और कोई संज्ञान ले लिया हो किसी मैटर में, कोई डांडी कार्रवाई लंबित हो तो फिर वो सेक्शन 48 के अंतर्गत ही डिसाइड होगा, हर सट्ठे आप उसको हटा नहीं सकते हैं। इवन तो सेक्रेटरी की जो चिट्ठी है उसमें तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है मैडम के समय की ये चिट्ठी है कि इस तरह की किसी भी मामले में सेक्शन 48 के तहत ही डिस्प्यूट दायर करके उसका निष्पादन किया जा सकता है। तो जो मैडम की जो चिट्ठी है उसका संज्ञान विशेष रूप से लेना चाहिए, और उसमें जो बातें कही गई हैं उसको हमको देखना चाहिए। वो चिट्ठी मैं एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूँ। मैडम की यह चिट्ठी है, मैडम से वृंदा प्रेयसी मैडम चिट्ठी सेक्रेटरी थी, 5879 11/11/2020। यह इसका विषय था बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के तहत निबंधित मतजीवी सहयोग समितियों के पद समिति में निर्वाचित सदस्यों को सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना पदमुक्त करने के संबंध में। इसमें संयुक्त निबंधक कोसी प्रमंडल को और जिला सहकारिता पदाधिकारी दरभंगा के पत्रांक का रेफरेंस दिया गया है, और कहा गया है कि महाशय उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में सिमरी बख्तियारपुर मतजीवी सहयोग समिति, सिवाड़ा प्रखंड मतजीवी सहयोग समिति एवं
बंदरा प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के निर्वाचित मंत्रियों द्वारा परिवाद पत्र समर्पित करते हुए यह अवगत कराया गया है कि निर्वाचित पदधारकों को प्रासंगिक प्रशासनिक आदेशों द्वारा बिहार सहकारी समिति अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 9 में वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल कार्रवाई करते हुए पदमुक्त कर सहयोजन के माध्यम से मंत्री पद को बढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण समिति का प्रजातांत्रिक स्वरूप खंडित हो रहा है। साथ ही जलकर प्रबंधन में शिकारमाही के क्रम में विधि व्यवस्था के भंग होने की संभावना बनी रहती है। यह भी देखा जा रहा है कि समिति में प्रबंध समिति की बैठक आयोजित करने के लिए लिए गए निर्णयों के संबंध में विवाद होता है। यह अत्यंत ही गंभीर विषय है, क्योंकि 14/9 में 5 साल का टर्म फिक्स है, इसलिए 14/9 की चर्चा की गई है। आगे कहा गया है कि उल्लेखनीय है कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 48 सपठित बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के नियम 21(x) के तहत निर्वाचन संबंधी विवाद को निपटाने का प्रावधान है। तदनुसार प्रबंध समिति के किसी भी पदधारक को निर्वाचन संबंधी विवाद में सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना पदमुक्त नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली के नियम 23 एवं 24 के तहत योग्यता की स्थिति में भी विस्तृत मार्गदर्शन निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना के पत्रांक 6368 दिनांक 5/7/2019 द्वारा निर्गत है, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि प्रबंध समिति के किसी भी सदस्य पदधारक के अयोग्य होने संबंधी विषय भी विवाद की श्रेणी में आते हैं। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है सेक्रेटरी महोदय की चिट्ठी में कि अयोग्य होने संबंधी कोई मामला विवाद की श्रेणी में आते हैं, जिसका निपटारा बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकार से अनुतोष प्राप्त कर ही किया जाना है। इस प्रकार के दृष्टांत जहां समितियों द्वारा निर्वाचित पदधारकों को पदमुक्त निष्कासित करने की कार्रवाई की जा रही है, तथा समितियों के इन कृत्यों की पुष्टि क्षेत्रीय पदाधिकारियों के द्वारा प्रशासनिक आदेश से की जा रही है। न केवल बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 14 के विरुद्ध है, अपितु प्रजातांत्रिक प्रबंधन की अवधारणा के भी प्रतिकूल है। इसके अतिरिक्त बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के नियम 28 में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रबंध समिति की बैठक सचिव और मंत्री द्वारा बुलाई जाएगी एवं सचिव अथवा मंत्री की बैठक बुलाने में सफल होते हैं, तब उक्त स्थिति में समिति के कार्य संचालन हेतु अध्यक्ष की बैठक बुलाने से सहमत है। अतः यह निर्देश दिया जाता है कि निबंधक सहयोग समिति या बिहार पटना के पत्रांक 6368 दिनांक 5/7/2015 द्वारा निर्गत आदेश एवं बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 एवं तत्संबंधी नियमावली 1959 में निरूपित प्रावधान के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के प्रतिकूल कार्रवाई तथा इस प्रकार के कृत्यों को प्रशासनिक पत्र आदेश से संपुष्टि की पुनरावृत्ति को गंभीरता से लिया जाएगा। मैडम मतलब है कि मैडम ने बहुत स्थिति स्पष्ट कर दिया अपने पत्र में। ठीक है, 44(ख) की धारा 1 और 2 में डिफॉल्ट होने की स्थिति में प्रबंध निदेशक को अधिकार दिया गया है निबंधों को सूचित करने के लिए, लेकिन अन्य सभी मामलों में चाहे वह 44(ख) की उपधारा 3 के अंतर्गत आते हों या 4 के अंतर्गत आते हों या फिर बिहार कोऑपरेटिव सोसाइटी नियमावली 1959 के रूल 23 के नियम 1 या नियम 2 के अंतर्गत आते हो, उसमें जो रजिस्ट्रार का और सेक्रेटरी का प्रासंगिक पत्र है और माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन किया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेते हैं इस अनुरोध के साथ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।